साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों, हम सभी और खासतौर पर विद्यार्थी जो हैं वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी उन्हें आसानी से कुछ पा लेना है। तो आज मैं आपको मेमोरी को शार्प करने की, स्मृति को तीक्ष्ण करने की एक विधि बतला रहा हूं। साथियों, आपको पता है कि महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, सप्तमी और अष्टमी, जबकि हमारा जो दिमाग है वो अत्यंत सक्रिय होता है, अपने चरम पर होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पूर्णिमा पर तो बहुत ज्यादा असर होता है। तो यदि इन चारों दिवस आप महादेव शिव पर थोड़े से दूध और उसमें मिश्रित यदि आप थोड़ी सी मिश्री कर दें तो फिर उस दुग्ध का आप अभिषेक शिव पर अवश्य करें। इन चारों दिनों पर करें और कमाल आपको विस्मृत कर देगा केवल 1 माह के भीतर ही। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे एक शिक्षक थे, उनका नाम तो यहां लेना लाजमी नहीं है। जब एक बार हमने और शायद पूरी कक्षा ने ही उनसे यह जानना चाहा कि गुरुजी ये बतलाइए कि मेमोरी को शार्प कैसे किया जाए, कौन सा वो तरीका है जिससे कि हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकें, क्योंकि पढ़ते तो हैं परंतु याद नहीं रह पाता। ये हर एक व्यक्ति की, खासतौर पर जो विद्यार्थी है, उनकी समस्या है। तो उन्होंने एक नुस्खा बतलाया जो कि अद्भुत है, कारगर भी है। उन्होंने कहा कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखना प्रारंभ करिए और बार बार उसका रिवीजन करिए कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसुरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। जब एक मामूली सी जो रस्सी है वो भी अभ्यास के माध्यम से पत्थर तक को काटने का कार्य कर सकती है तो फिर मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अभ्यास या प्रैक्टिस या रिवीजन, जनरली हमारे सारे टीचर्स हमें ये कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु ये रिवीजन कब किया जाए, कैसे किया जाए, कई बार रिवीजन के बावजूद भी व्यक्ति को याद नहीं रहता। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो चंद्रमा का लॉजिक है। साथियों, सबसे पहले हमें चंद्रमा की गति को समझना होगा, चंद्रमा को समझना होगा, उसके कारकत्व को समझना होगा और फिर आपको इसका मिलेगा बहुत ही अद्भुत परिणाम। जी हां साथियों, हमारा जो शरीर है उसका राजा या उसका सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जो अंग है वो यहां पर सबसे ऊपर रखा गया है, सिर के भीतर, कपाल के भीतर, जिसका की नाम है मस्तिष्क। उस मस्तिष्क में ही मेमोरी होती है। उस मस्तिष्क में ही जो तंत्र का जाल है, जो हमारी मेरु रज्जु के माध्यम से पूरे अंग को संचालित करता है, निर्णय क्षमता जो है वो लेने का वो कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा जो है, नव ग्रहों में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो परिक्रमा है पूरी करता है। पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो भी बहुत तेजी से वो पूरी करता है और नित्य ही हमें उसके दर्शन होते हैं और उसकी
एक अलग कला के दर्शन होते हैं। रोज एक जैसा नहीं दिखता। रोजाना चंद्रमा का स्वरूप अलग दिखता है। वो निरंतर रिवीजन कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहा है। जब चंद्रमा अपने पूर्ण निखार पर होता है, जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन जो पृथ्वी की जल राशि है उसको वो आकर्षित करने का कार्य करता है अपनी गुरुत्व शक्ति से, जिसको कि हम ज्वार भाटा आना कहते हैं समुद्र में। तो साथियों, सबसे पहले हमें कुछ ज्योतिष के बिंदुओं को समझना होगा कि आखिर चंद्रमा किसका अच्छा है, चंद्रमा किसका खराब है। थोड़ा सा आपको अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखनी पड़ेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा त्रिक भावों में है, एक हम कुंडली का सहारा लेंगे तो ज्यादा इसमें मुझे लगता है कि बेहतर समझने में हमें आसानी होगी। तो ये ब्लैंक कुंडली हम ले लेते हैं। जी हाँ, ये एक खाली कुंडली हमने साथियों ले ली है। अब यदि चंद्रमा, पहले मैं नेगेटिव जो आपको बातें हैं वो बतला देता हूं। यदि चंद्रमा आपका इस भाव में है, ये पहला त्रिक भाव है, या फिर चंद्रमा आपका इस भाव में है, ये दूसरा त्रिक भाव है, और चंद्रमा यदि यहां पर आपका है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसका कहने का अर्थ ये कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में त्रिक भाव में बैठा है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। यदि इस जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा है, कहीं पर भी, हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मान लीजिए यहां लिखा है, तो जहां पर 8 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा हो गए नीच राशि के। यह भी स्थिति बिल्कुल ठीक चंद्रमा की दृष्टि से नहीं कही जा सकती। आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्थिति की बात करते हैं। आपने युतियां देखी होगी, किसी एक भाव में, किसी भी एक भाव में जहां पर कि चंद्रमा विराजमान है परंतु वो राहु, केतु या शनि, इस प्रकार के किसी पाप ग्रह के साथ में युत हैं, तो वो स्वयं की दशा अंतरदशा में या उस पाप ग्रह की दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट व्यक्ति को प्रदान करता है। फिर आप देखिए इसके बल कितना है इसमें। यदि चंद्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है साथियों, तब भी वो आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। सदैव आपको वो नेगेटिव ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। और सबसे बढ़कर के कि आपका जन्म किस पक्ष में हुआ है। हिंदू कैलेंडर की हम बात करते हैं तो जब चंद्रमा बढ़ रहा हो तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और इसके विपरीत जब चंद्रमा निरंतर घट रहा हो, पूर्णिमा के बाद के जो दिन है अमावस्या तक के, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का यदि चंद्रमा है तो वो क्षीण चंद्रमा है, आपका कमजोर चंद्रमा है, वो अच्छा नहीं माना गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये नेगेटिव स्थितियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब हम पॉजिटिव स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि इनके ठीक विपरीत है, ताकि फिर वो परिणाम क्या क्या देते हैं वो आपके लिए जानना आसान हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ये सारी जो नेगेटिव स्थितियां थी ये हमने जान ली। अब पॉजिटिव स्थितियों के बाद में बात करते हैं जो कि इसके ठीक विपरीत है। यदि चंद्रमा आपके लग्न में विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति है। यदि चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में या आपके पंचम भाव में, ये त्रिकोण है साथियों, यदि आप देखेंगे ना तो इसको त्रिकोण इसलिए कहा जाता है कि ये कुंडली का त्रिकोण है। तो इन तीनों में से किसी भाव में यदि चंद्रदेव विराजमान है तो यह सर्वोत्तम स्थिति मानी गई है। दूसरी स्थिति, यदि कहीं पर भी जहां पर कि 2 नंबर का अंक अर्थात वृषभ राशि है तो उसमें भी चंद्रमा यदि साथ में युत है तो ये अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ में उच्च राशि के हो जाते हैं। यदि चंद्रमा किसी भाव में बैठे हैं, किसके साथ में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ में, गुरु के साथ में बैठे हैं या शुक्र के साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति है ये। जब भी गुरु की दशांतरा, शुक्र की दशांतरा या चंद्रमा की दशांतरा आएगी तो आपके लिए वो सर्वोत्तम रिजल्ट लेकर के आएगी। साथियों, यदि चंद्रमा 4 नंबर के अंक के साथ में बैठे हैं, अर्थात तो
कर्क राशि में बैठे हैं तो वो स्वग्रही हो गए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। और अंत में यदि जो आपका जन्म है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है बढ़ते हुए चंद्रमा की स्थिति में, तब भी ये आपके लिए एक बेहतर और सर्वोत्तम स्थिति की, क्योंकि इसमें शुभ हो जाता है, चंद्रमा का शुभत्व शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है और जो अशुभत्व है वो कृष्ण पक्ष में बढ़ जाता है। अब इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसको, क्योंकि जो जातक है उससे बेहतर और कोई हमें बतला नहीं सकता, क्योंकि वो प्रारब्ध को भोग रहा है। ज्योतिषी प्रारब्ध को केवल पढ़ता है, भोगता नहीं है वो। तो दो स्थितियां हो गई, शुभ की हमने बात कर ली, अशुभत्व की हमने बात कर ली। यदि शुभ स्थितियों में से कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है चंद्रमा की, तो आपको माता से संबंधित सभी लाभ मिलेंगे। माता का जो स्नेह है वो आपको मिलेगा, माता से आपको किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है, माता से आपका लगाव बहुत अच्छा होता है। इसके ठीक विपरीत हो सकता है कि माता का सुख आपको न मिल पाए, माता से आपके जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी ना मिल पाए, और किसी न किसी प्रकार से माता से आपके अनबन की स्थिति बनी रहती है। ये दोनों विपरीत स्थितियां। दूसरा जो पक्ष है वो खास तौर पर रोगों का, और वो भी गुप्त रोगों से संबंधित है। यदि चंद्रमा आपके ठीक नहीं है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग देता है। महिलाएं यदि हैं तो उनको गर्भपात की स्थिति, शारीरिक कमजोरी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, और संतान कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, और मासिक धर्म जो है वो अनियमित करने का कार्य करता है। पुरुषों में भी जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं वो चंद्रमा की क्षीणता के कारण हो सकते हैं। और अगर अच्छी स्थिति है फिर कुछ कहना ही नहीं, तो वो स्वस्थ रहेगा हर एक तरीके से, पूर्ण रूप से शारीरिक ढंग से। एक और यहां पर बात हम क्योंकि चंद्रमा की कर रहे हैं, तो जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र यहां नाक से प्रारंभ होकर के पूरे फेफड़ों तक, ये डायाफ्राम हमारा और गला, इन सब से ये जो श्वसन तंत्र है, यदि चंद्रमा नेगेटिव बिंदु में है तो वो व्यक्ति को दमा के, साइनस के, या माइग्रेन जिसको हम कहें, या श्वसन तंत्र से संबंधित या कफ जनित जितने रोग हैं वो जरूर देता है। और अन्यथा यदि शुभत्व की स्थिति में है तो फिर वो इस सारे दृष्टिकोण से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। साथियों, चंद्रमा मनसो जातक कहा गया है, मतलब चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और ये मन क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो फिर ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, इनकी तरफ खींचते चले जाना, ये ध्यान है और कुछ भी नहीं है। मन को यदि हम दूसरे किसी शब्द में बयान करना चाहे इसकी व्याख्या, तो वो ध्यान, या आपका ध्यान अपनी किस इंद्री की तरफ है। चंद्रमा यदि खराब है तो वो भोजन की तरफ व्यक्ति को बहुत ज्यादा खींचता है, उसकी जो जीभ है उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और तमाम जितनी इंद्रियां हैं उस पर भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। उसको मानसिक तनाव सदैव बना रहता है। उसको यदि कोई चीज मिल जाए तो वो लोभ में पड़ जाता है, नहीं मिले तो वो क्रोध में पड़ जाता है। कुल मिलाकर के चंद्रमा उस व्यक्ति का गड़बड़ होता है। और यदि चंद्रमा ठीक है तो ऐसा व्यक्ति लगभग स्थित प्रज्ञ जिसको कहा गया है, या मनस्वी जिसको कहा गया है, या अपने मन पर कंट्रोल रखने वाला जिसको कहा गया है, वो उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। बहुत ही कुछ व्यवहारिक चीजें भी है जहां पर अभी अंत में मैं स्मृति की भी बात करूंगा कि पेड़ पौधे हम घर में आमतौर पर गमले में या हमारे किसी गार्डन में पेड़ लगाते हैं, तो चंद्रमा यदि खराब है तो उस व्यक्ति के हाथ का लगाया हुआ पेड़ पौधा कभी पनपता नहीं है, चाहे कितनी उसकी सुरक्षा कर ले। यदि चंद्रमा व्यक्ति का ठीक है तो फिर वो पेड़ पौधे जो भी लगाएगा बहुत अच्छे ढंग से वो पनप जाएंगे, चाहे उसकी कोई केयर करे या चाहे ना करे। साथियों, बात हमने अभी मेमोरी से शुरू करी थी, तो उस पर भी मैं आऊंगा। तो खास तौर पर ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आमतौर पर ही
चाहे आयु के कारण या किसी अन्य कारण स्मृति के लोप के शिकार हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता या लंबे समय तक याद नहीं रहता। अभी चंद्रमा की हमने बात की थी, तो आप इनमें से किसी भी दिन, ये मैं प्राथमिकता के क्रम में लिख रहा हूं, पूर्णिमा सबसे पहले दिन, या फिर अष्टमी या सप्तमी और अमावस्या, आप देखेंगे कि ये भावनाओं की प्रबलता के दिवस हैं। भावनात्मक प्रबलता, हमारे जो इमोशन है वो अपने चरम पर रहते हैं इन तिथियों पर। तो चाहे वो क्रोध हो, मोह हो, प्रेम हो, लोभ हो, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के इमोशन अपने चरम पर इन अवस्थाओं में रहते हैं। तो हम इसका चाहे तो पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने निकट के किसी भी महादेव मंदिर में आप पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ कीजिए, और रोजाना आप नहीं कर सकते तो केवल इन दिनों में आप कर लीजिए। एक पात्र में, चाहे वो गिलास ही क्यों ना हो, गौ माता का दूध आपको लेना है। उसमें जो धागे वाली देशी, जिसको हम मिश्री कहते हैं, वो थोड़ी सी उसमें मिश्रित करनी है, घोल लेनी है, और महादेव शिव पर उसका समर्पण भाव से आपको अभिषेक करके आना है। आशुतोष है, और उन्होंने स्वयं चंद्रमा अपने सिर पर धारण किया हुआ, इसलिए वो चंद्रशेखर कहलाए हैं, चंद्रमौली वो कहलाए हैं। तो ये आप करें। जो पढ़ेंगे, जो लिख लेंगे, जो रिवीजन कर लेंगे, वो फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि तो अभी तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ याद नहीं रह पाता। तो अद्भुत साथियों, ये प्रयोग है और इसको आप करें। आप चाहे विद्यार्थी हैं, नहीं हैं, परंतु इसका लाभ, क्योंकि चंद्रमा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने को तैयार है, बशर्ते आप सही तरीके से वो मांगना सीख जाएं जो कि आपको चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।